इसराइल का इतिहास और भूगोल दोनों ही एक लंबे और जटिल विषय हैं, जो हजारों सालों के दौरान विकसित हुए हैं। इसराइल एक ऐसा राष्ट्र है जिसका इतिहास प्राचीन सभ्यताओं, धार्मिक महत्व और आधुनिक संघर्षों का मिश्रण है। इस लेख में हम इसराइल के भूगोल और इतिहास का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो इसे एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक स्थल बनाते हैं। भौगोलिक स्थिति। इसराइल पश्चिमी एशिया के मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित है। यह देश भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है और इसके पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र हैं। इसराइल का क्षेत्रफल लगभग 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश बनाता है। स्थलाकृति और भूवैज्ञानिक विशेषताएं। इसराइल की स्थलाकृति अत्यधिक विविध है। यहाँ पर्वत, घाटियाँ, तटीय मैदान और मरुस्थल सभी मौजूद हैं। इसराइल का अधिकांश भाग पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें गैलीली पर्वत श्रृंखला उत्तर में और नेगेव मरुस्थल दक्षिण में स्थित हैं। गैलीली और गोलान हाइट्स उत्तर में स्थित गैलीली क्षेत्र पहाड़ी और हरियाली से भरपूर है। यह क्षेत्र इसराइल के कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। गैलीली के पूर्व में गोलान हाइट्स स्थित है, जो रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ से सीरिया की सीमा दिखाई देती है। तटीय मैदान और भूमध्य सागर। इसराइल का पश्चिमी हिस्सा भूमध्य सागर के तटीय मैदानों से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र देश का सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ कई प्रमुख शहर जैसे कि तेल अवीव और हाइफा स्थित हैं। तटीय मैदानों की जलवायु भूमध्य सागरीय है, जो कृषि और जनसंख्या के लिए अनुकूल है। जूडियन और समारिया पर्वत। वेस्ट बैंक के भीतर स्थित जूडियन और समारिया पर्वत श्रृंखला इसराइल के मध्य और पूर्वी भागों में फैली हुई है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कई पवित्र स्थल स्थित हैं। नेगेव मरुस्थल। इसराइल का दक्षिणी भाग नेगेव मरुस्थल से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र बहुत कम जनसंख्या वाला है, लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। नेगेव मरुस्थल की जलवायु अत्यधिक शुष्क है और यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। जलवायु। इसराइल की जलवायु भौगोलिक विविधता के अनुसार बदलती रहती है। तटीय मैदानों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें गर्म ग्रीष्म और हल्की शीतकाल होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु ठंडी होती है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलवायु अत्यंत शुष्क और गर्म होती है। वर्षा और कृषि। इसराइल में वर्षा का वितरण अनियमित है और यह देश की भौगोलिक विविधता के आधार पर भिन्न होता है। तटीय और उत्तरी क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि दक्षिणी मरुस्थल क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है। इसराइल ने अपनी कृषि प्रणाली को आधुनिक तकनीकों और जल प्रबंधन के माध्यम से विकसित किया है, जिससे यहाँ की कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। जल संसाधन। इसराइल में जल संसाधनों की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यहाँ की प्रमुख जल संसाधन जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर से प्राप्त होते हैं। इसराइल ने जल संसाधनों के संरक्षण और पुनः उपयोग के लिए कई तकनीकी समाधान विकसित किए हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और समुद्री जल का विलवणीकरण डिसैलिनेशन। प्राकृतिक संसाधन। इसराइल में खनिज संसाधन सीमित हैं, लेकिन इसके पास कुछ महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा संसाधन हैं। देश के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए गए हैं, जो इसराइल की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इसराइल में मृत सागर से प्राप्त खनिज भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसराइल का इतिहास। प्राचीन काल। इसराइल का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह क्षेत्र मानव सभ्यता के कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है।
इसराइल के प्राचीन इतिहास का अधिकांश हिस्सा बाइबिल और अन्य प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है। कनानी सभ्यता और हिब्रू लोगों का आगमन। इसराइल का प्रारंभिक इतिहास कनानी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। कनानी लोग इस क्षेत्र के प्रारंभिक निवासी थे और उन्होंने यहाँ पर शहर राज्यों का विकास किया। इसके बाद हिब्रू लोग इस क्षेत्र में आए और उन्होंने यहाँ पर इजराइल और यहूदा के राज्य स्थापित किए। यह समय बाइबिल के अनुसार पैगंबर मूसा और यशायाह के नेतृत्व में हिब्रू लोगों के मिस्र से पलायन का समय भी है। राजा दाऊद और सुलेमान का युग। हिब्रू लोगों ने राजा दाऊद के नेतृत्व में यरूशलेम को अपने राज्य की राजधानी बनाया। राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान ने यरूशलेम में पहला मंदिर बनवाया, जो यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यह युग इजराइल और यहूदा के राज्यों के लिए स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अश्शूर, बाबिलोन और फारसी साम्राज्य। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अश्शूर साम्राज्य ने इजराइल के राज्य पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बाबिलोन साम्राज्य ने यहूदा के राज्य को जीत लिया और यरूशलेम के पहले मंदिर को नष्ट कर दिया। बाबिलोन निर्वासन के बाद फारसी साम्राज्य के राजा साइरस महान ने यहूदियों को यरूशलेम वापस लौटने की अनुमति दी और उन्हें दूसरा मंदिर बनाने की अनुमति दी। यूनानी और रोमन काल। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसे यूनानी साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। इसके बाद रोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रोमन काल में यहूदियों और रोमन साम्राज्य के बीच कई संघर्ष हुए, जिनमें से सबसे प्रमुख 70 ईस्वी का यहूदी विद्रोह था, जिसके बाद रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम के दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया। इस्लामी और क्रूसेडर काल। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ और इस क्षेत्र पर अरबों का कब्जा हो गया। 637 ईस्वी में इस्लामिक खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यरूशलेम को इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल के रूप में मान्यता दी गई, जहां अल-अक्सा मस्जिद का निर्माण किया गया। क्रूसेड और आयुबिद शासन। 11वीं और 12वीं शताब्दी में यूरोपीय क्रूसेडरों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और यहां ईसाई शासन की स्थापना की। लेकिन 1187 में आयुबिद सुल्तान सलादीन ने यरूशलेम को मुस्लिम नियंत्रण में वापस ले लिया। इसके बाद यरूशलेम और इसराइल का अधिकांश भाग ममलुक और ओटोमन साम्राज्यों के अधीन आ गया। ओटोमन और ब्रिटिश काल। 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक इसराइल ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा। ओटोमन काल में यह क्षेत्र एक शांतिपूर्ण और स्थिर समाज के रूप में विकसित हुआ। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के पतन के साथ इसराइल ब्रिटिश मैंडेट के तहत आ गया। बाल्फोर घोषणा और यहूदी प्रवासन। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने बाल्फोर घोषणा जारी की, जिसमें यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक राष्ट्रीय गृहस्थल की स्थापना का समर्थन किया गया। इस घोषणा के बाद यूरोप और अन्य स्थानों से यहूदियों का फिलिस्तीन की ओर प्रवासन शुरू हुआ, जिससे यहां अरब और यहूदियों के बीच तनाव बढ़ गया। अरब-यहूदी संघर्ष। 1920 और 1930 के दशक में यहूदियों और अरबों के बीच संघर्ष तेज हो गया। यहूदियों के बढ़ते प्रवासन और भूमि अधिग्रहण ने अरबों में असंतोष पैदा किया। 1936 से 1939 के बीच अरब विद्रोह हुआ, जिसमें अरबों ने ब्रिटिश शासन और यहूदी प्रवासन के खिलाफ संघर्ष किया। इसराइल का निर्माण और अरब इसराइल युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों पर हुए अत्याचारों और होलोकॉस्ट के कारण यहूदी राज्य की स्थापना की मांग बढ़ गई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया, जिसे यहूदियों ने स्वीकार किया, लेकिन अरबों ने खारिज कर दिया। 1948 का युद्ध और इसराइल की स्थापना। 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। इसके तुरंत बाद
अरब देशों ने इसराइल पर हमला किया। इस युद्ध में इसराइल ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और लाखों फिलिस्तीनी अरबों को विस्थापित किया गया। इस युद्ध ने इसराइल की स्थिति को मजबूत किया, लेकिन साथ ही यह अरब-इसराइल संघर्ष की शुरुआत भी थी। 1950 और 1960 का दशक स्थायित्व और संघर्ष। 1950 और 1960 के दशक में इसराइल ने अपनी सैन्य और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, लेकिन इसी समय इसराइल और अरब देशों के बीच तनाव बढ़ता रहा। 1956 में स्वेज संकट के दौरान इसराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया, लेकिन अंततः इसे अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। 1967 का 6 दिवसीय युद्ध। 1967 में इसराइल और अरब देशों के बीच 6 दिवसीय युद्ध हुआ, जिसमें इसराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध ने इसराइल की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किया और इसे मध्य पूर्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। लेकिन साथ ही इस युद्ध ने अरब-इसराइल संघर्ष को और जटिल बना दिया। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में बस्तियां। 1967 के युद्ध के बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में यहूदी बस्तियों का निर्माण शुरू किया। इन बस्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विवाद उत्पन्न किया और फिलिस्तीनी संघर्ष को और जटिल बना दिया। वेस्ट बैंक में बस्तियों का निर्माण और यरूशलेम की स्थिति अरब-इसराइल संघर्ष के प्रमुख मुद्दों में से एक है। 1970 और 1980 के दशक में इसराइल और अरब देशों के बीच संघर्ष और शांति प्रयास दोनों ही जारी रहे। इसराइल ने मिस्र और जॉर्डन के साथ शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन फिलिस्तीनी संगठनों के साथ संघर्ष जारी रहा। 1978 में मिस्र और इसराइल के बीच कैंप डेविड समझौता हुआ, जिसमें मिस्र ने इसराइल को मान्यता दी और इसके बदले में इसराइल ने सिनाई प्रायद्वीप को वापस कर दिया। यह समझौता अरब देशों के साथ इसराइल के पहले शांति समझौते के रूप में महत्वपूर्ण था, लेकिन इसने अरब दुनिया में गहरे विभाजन भी उत्पन्न किए। लेबनान युद्ध और फिलिस्तीनी प्रतिरोध। 1982 में इसराइल ने लेबनान में फिलिस्तीनी संगठनों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया, जिसे लेबनान युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान इसराइल ने बेरूत पर कब्जा कर लिया और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO को लेबनान से निकाल दिया, लेकिन इसराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और इसे अंततः अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। 1990 के दशक में इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति वार्ता में नई उम्मीदें जगी। 1993 में इसराइल और PLO ने ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें फिलिस्तीनी स्वायत्तता की स्थापना की गई। लेकिन यह समझौता पूरी तरह सफल नहीं हो सका और संघर्ष जारी रहा। ओस्लो समझौता। ओस्लो समझौता 1993 में इसराइल और PLO के बीच हुआ, जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी स्वायत्तता की स्थापना का प्रावधान था। यह समझौता अरब-इसराइल संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी और हिंसा के कारण यह प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी। दूसरी इंतिफादा। 2000 में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में दूसरी इंतिफादा विद्रोह हुआ, जो इसराइल के खिलाफ हिंसा की एक लहर थी। इस इंतिफादा में हजारों लोग मारे गए और इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष और भी गहरा हो गया। इस इंतिफादा के बाद शांति प्रक्रिया लगभग ठप हो गई। 21वीं सदी संघर्ष और शांति की कोशिशें। 21वीं सदी में इसराइल ने कई चुनौतियों का सामना किया है, जिसमें फिलिस्तीनी संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और क्षेत्रीय अस्थिरता शामिल हैं। इसराइल ने अपनी सुरक्षा को मजबूत किया है, लेकिन साथ ही शांति की संभावनाएं भी जटिल बनी हुई हैं। गाजा से वापसी और हमास का उदय। 2005 में इसराइल ने गाजा पट्टी से अपने सैनिकों को हटा लिया और यहां से सभी बस्तियों को खाली कर दिया।
इसके बाद हमास ने गाजा पट्टी में सत्ता संभाली और इसराइल के साथ संघर्ष और तीव्र हो गया। इसराइल और हमास के बीच कई बार हिंसक संघर्ष हुए हैं, जिनमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान और क्षेत्रीय चुनौतियां। इसराइल ने 21वीं सदी में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा है। इसराइल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए प्रयास किए हैं। इसके अलावा सीरिया, लेबनान और अन्य पड़ोसी देशों में अस्थिरता ने इसराइल की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। अब्राहम समझौते। 2020 में इसराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इन अरब देशों ने इसराइल को आधिकारिक मान्यता दी। यह समझौते इसराइल और अरब देशों के बीच संबंधों में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी मुद्दे को सुलझाने में अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। वर्तमान स्थिति। इसराइल आज एक शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र है, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और सैन्य शक्ति भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष अभी भी एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। यरूशलेम की स्थिति, वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का निर्माण और गाजा पट्टी में हमास के साथ संघर्ष जैसे मुद्दे इस विवाद के केंद्र में हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और शांति की संभावनाएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन शांति की संभावनाएं अभी भी नाजुक बनी हुई हैं। इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के द्वारा, जो इसे वेस्ट बैंक में बस्तियों के निर्माण और फिलिस्तीनियों के अधिकारों के संबंध में आलोचना करते हैं। इसराइल की आंतरिक राजनीति। इसराइल की आंतरिक राजनीति भी इस संघर्ष को प्रभावित करती है। इसराइल में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद और सरकार बनाने में आने वाली कठिनाइयां शांति प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान से जुड़े मुद्दे भी इसराइल की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष, इसराइल का भूगोल और इतिहास दोनों ही इसे एक जटिल और महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाते हैं। इसराइल की भौगोलिक स्थिति ने इसे एक रणनीतिक स्थल बना दिया है, जबकि इसका इतिहास धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसराइल के संघर्ष और उपलब्धियां इसे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित करती हैं। इसराइल की कहानी संघर्ष, विजय और शांति की संभावनाओं की एक अद्वितीय कहानी है। इस राष्ट्र ने अपने इतिहास और भूगोल को सफलतापूर्वक नवाजा है, लेकिन इसे भविष्य में भी कई चुनौतियों का सामना करना होगा। इसराइल का इतिहास और भूगोल विश्व राजनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है और इसे एक अध्ययन के लिए एक अनिवार्य विषय बनाता है।